नमस्कार। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना किन दो राज्यों की एक अंतरराज्यीय प्रमुख सिंचाई परियोजना है? दो राज्यों के बीच ये की एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है। आपको उन राज्यों का नाम बताना है। ए बिहार उत्तर प्रदेश, बी बिहार झारखंड, सी झारखंड मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा बिहार झारखंड। उत्तरी कोयल जो है वह एक नदी है जो कि झारखंड में बहती है। यह झारखंड के लातेहार जिले के चूल्हा पानी जगह से निकलती है और वहाँ पर भी यह छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलती है और आगे जाकर यह बाद में सोन नदी में मिलती है। इस परियोजना से पलामू, लातेहार और गढ़वा जिले झारखंड के लाभान्वित होंगे और बिहार के गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले लाभान्वित होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार में होने वाली परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न, यहाँ पर अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा पलामू, यहाँ देखिए पलामू दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पलामू है, गढ़वा है और ये रहा लातेहार जिला है, देख सकते हैं इसे। तो गढ़वा और पलामू ये दोनों बिहार से सटते हैं। गढ़वा तो उत्तर प्रदेश से भी सट रहा है और यहाँ नीचे छत्तीसगढ़ से भी सट रहा है। लातेहार छत्तीसगढ़ से सटता है और बिहार के जो जिले हैं गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल, ये 4 जिले हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में ग्लेशियर फटने से भारी बाढ़ आई है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ है, तो आपको उस राज्य का नाम बताना है जहां उसके बाद बाढ़ आई है। ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी मेघालय। तो यह हुआ है सिक्किम में। देखिए ग्लेशियर फटना क्या हुआ, इसे कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लो। ये हुआ है लोनाक झील में। लोनाक झील, ये झील का नाम भी आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लें, लोनाक झील। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि मैं प्रश्न के बाद जो बताता हूँ डिटेल में उससे भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप कॉपी में नोट करते जाए, आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभान्वित होंगे आप इससे। तो ग्लेशियल झील जो होता है वह क्या होता है, जब पहाड़ पर से कोई नदी आती है, पानी आता है, तो वह क्या करता है अपने साथ एक पूरा का पूरा कचरा भी लेकर आता है। पत्थर, छोटे छोटे पत्थर आते हैं, तो वो जो है पानी जो है वो चारों ओर, उस पानी के चारों ओर अगर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जमा हो जाते हैं तो और पानी फिर पहाड़ पर ऊंचाई पर है तो जम जाता है, तो ग्लेशियर हो गया जमकर। तो वही जो झील होता है, वह झील जो हो गया वह एक तरह से ऐसा झील हो गया कि वह झील पूरी तरह से बंधा हुआ, उसका पानी भी नहीं निकल रहा है। तो अगर इस तरह से एक जगह खूब बारिश हो जाए, जैसे कि यहाँ पर हुआ है सिक्किम में, तो बहुत बारिश होगी पहाड़ के ऊपर, तो उसे कहते हैं बादल फटना। यानी अचानक से एक ही जगह पर बहुत अधिक बारिश हो जाए तो उसे ही कहते हैं बादल फटना। तो यह जो बादल फटने का हुआ तो वहाँ पर बहुत पानी जमा हो गया और वह पानी जमा होकर यह जो लेक था वो ओवरफ्लो हो गया और ब्रीच कर गया और टूट गया। और टूट करके यह लोनाक नदी से में बहा यह पानी, और फिर लोनाक नदी से यह पानी तीस्ता नदी में भी बहा। तो तीस्ता नदी तो बंगाल में भी बहती है सिक्किम के अलावा, तो बंगाल के भी कई सारे जिले जो है, न्यू जलपाईगुड़ी, गुड़ी आदि जिले प्रभावित हुए हैं। लेकिन जो सिक्किम है वहाँ पर इससे बहुत अधिक नुकसान हुआ, क्योंकि सिक्किम पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चलता है, उसका नाम है तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। उसके लिए एक बांध बना हुआ है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में क्या होता है, बांध बनाया जाता है और फिर पानी को रोका जाता है और फिर पानी को टरबाइन पर गिराया जाता है तेजी से, तो उससे बिजली पैदा होती है। तो वहाँ पर एक डैम बनाया हुआ था, चुंगथांग डैम। उस डैम से पानी को, अगर डैम से पानी आप नहीं छोड़िएगा तो क्या होगा, डैम टूट जाएगा। तो पानी को छोड़ा गया। पानी छोड़ने से, अचानक पानी छोड़ने से क्या हुआ कि जो निचले वाले इलाके थे वहाँ पर 15 फीट 20 फीट पानी बहने लगा। तो बहुत सारे सेना के जवान, सेना की गाड़ियाँ बह गई, सेना के जवान बह गए, बहुत सारे लोग जिले प्रभावित हुए। अब यह भी जानकारी मिल रही है कि यह चोंगथांग डैम जो है वह ब्रीच कर गया है, वह टूट गया है। तो पानी और भी आगे बढ़ आएगा और इससे बड़ा संकट होगा। और यह जो डैम है, यह जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है तीस्ता 3, वह भी प्रभावित हुआ है। तीस्ता स्टेज 3 वह भी प्रभावित हुआ है। तो हमने अभी देखा कि ग्लेशियल आउटफ्लो क्या होता है, लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो होता है वह क्या होता है। लोनाक झील में यह हुआ है। लोनाक नदी के बारे में जाना, तीस्ता नदी के बारे में जाना, तो ये सब आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न, किस संस्थान ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट जारी किया है? इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी किया है। तो विश्व बैंक, नीति आयोग, UNFPA, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, UNFPA, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक। तो इसे जारी किया है UNFPA ने। UNFPA जो है उसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। थोड़ा नाम से लग रहा होगा, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, FPA। तो 1969 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय जो नाम था उसके हिसाब से भी वो नाम ही, वो एब्रिविएशन ही रिटेन किया गया, UNFPA। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी में। और जो बूढ़े लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है वह है 1 अक्टूबर। वृद्ध लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस वह है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी हमारे वृद्धों में महान वृद्ध माने जाते हैं, तो 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था और यहाँ 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब यह जो इंडिया एजिंग रिपोर्ट है वह बता रहा है कि भारत में 2050 तक जो है वो लगभग 20% लोग जो हैं वो बूढ़े होंगे, यानी 60 साल से अधिक आयु के लोग होंगे। तो उसके हिसाब से बहुत सारी तैयारियां जरूरी हो जाती हैं देश को करने के लिए। और यहाँ पर 41% की दशकीय वृद्धि दर है वृद्ध लोगों की जनसंख्या में। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश के बाद ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला दूसरा उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? असम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड। तो कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ये बताना है आपको। तो यह है त्रिपुरा। इससे पहले उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश ने इसे लागू किया था और 2 और राज्य लागू कर चुके हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। यह जो है भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें पर्यावरण को बचाने का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत पर्यावरण कैसे बचता है, तो जैसे कैबिनेट की मीटिंग होती है, ई कैबिनेट है, कैबिनेट से जुड़ा हुआ, तो विभिन्न राज्यों में कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो बहुत सारा जो है वो डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है, लिखा जाता है, तो उससे क्या होता है जो है कागज़ खर्च होता है। तो यहाँ पर अगर ये सब चीज़ें वर्चुअल मोड में होंगी, टैब और दूसरे कंप्यूटर के अन्य जो माध्यम है उनका प्रयोग किया जाएगा, तो क्या होगा कि कागज़ का यूज ही नहीं होगा। तो ऐसा ही मीटिंग जब किया जाए जिसमें कि कोई भी कागज़ का प्रयोग नहीं हो और वर्चुअल मोड में किया जाए, तो फिर उसे ही कहते हैं ई कैबिनेट प्रणाली। इसका इजाद किया है NIC ने, इसका विकास किया है और यह बहुत ही शक्तिशाली उपकरणों के साथ इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी स्थलीय पर्वत श्रृंखला है? A रॉकीज, B इंडीज, C हिमालय, D आल्प्स। यह आपको स्टैटिक का प्रश्न लगता होगा, है स्टैटिक का ही प्रश्न है, लेकिन आप जब आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने क्यों पूछा है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व की सबसे लंबी स्थलीय पर्वत श्रृंखला, तो विश्व की सबसे लंबी स्थलीय पर्वत श्रृंखला जो है वह है एंडीज। और यहाँ पर यह ध्यान देने वाला है बात कि हिमालय जो है वह सबसे ऊंची है पर्वत श्रृंखला स्थल पर, सबसे लंबी जो है वह एंडीज है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता किया है? A श्रीलंका, B मलेशिया, C अर्जेंटीना, D नीदरलैंड। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट भारत ने किस देश के साथ किया है? तो यह भारत ने किया है अर्जेंटीना के साथ। तो सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, सोशल सिक्योरिटी को पहले हम लोग समझ लेते हैं, सामाजिक सुरक्षा। तो सामाजिक सुरक्षा का अर्थ हुआ कि पेंशन, जैसे वृद्धा पेंशन मिलता है, किसी को नौकरी से रिटायर हुए हैं तो उनको पेंशन मिलता है, तो उसे ही हम कहते हैं सामाजिक सुरक्षा। यानी सरकार या निजी निवेश करके भी लोग अगर अपने जीवन को चलाने का उपाय कर लेते हैं रिटायरमेंट इत्यादि के समय, तो वह सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ पर अर्जेंटीना के साथ ये समझौता हुआ है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा यह होगा कि जो अर्जेंटीना के लोग अगर यहाँ पे काम करेंगे या भारत के लोग अर्जेंटीना में काम करेंगे, तो जो वहाँ पर वह पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, अपने वेतन से पैसे या आय से पैसे लगाएंगे, उसका लाभ उनको लौटने पर यहाँ भी मिलेगा, उससे यहाँ पर भी उनके फंड में जोड़ा जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम लोग अर्जेंटीना के बारे में जान लेते थोड़ा सा।
अर्जेंटीना की राजधानी आप लोग जानते हैं ब्यूनस आयर्स है, और यहाँ पर है एक फॉकलैंड आइलैंड। तो ये जो फॉकलैंड आइलैंड है ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, ब्रिटेन का हिस्सा, और इसके लिए एक बार युद्ध भी हो चुका है दोनों में, फॉकलैंड वार कहते हैं। और यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ मैगलन है। ये दक्षिण अमेरिका का देश है, या पूरा दक्षिण अमेरिका देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका में यूँ तो देशों की संख्या कम ही है। और यहीं पर है एंडीज पर्वत, जिसके बारे में मैंने अभी तुरंत आपसे प्रश्न पूछा था। यह विश्व का सबसे लंबा स्थलीय महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है एंकोंगुआ। वह अर्जेंटीना में भी है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये है एंकोंगुआ, लगभग यहाँ पर होगा। तो ये है एंकोंगुआ। और अगर आप देखें तो अभी जो माउंटेन रेंज जो है, यहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन रेंज जो है विश्व में, वहाँ ये उन्हें आपको याद रखना है। जैसे एशिया में है हिमालय, और यहाँ पर है जागरोस। जागरोस ये ईरान के पास है। यहाँ पर है एटलस, ये है आपको अफ्रीका महाद्वीप में। और ऊपर है आल्प्स, यही है स्विट्जरलैंड वाला हिस्सा जो है, ये आल्प्स है। ये यूराल माउंट पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप को दो हिस्से में बांटता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अमेरिका में है रॉकी माउंट पर्वत श्रृंखला, रॉकी, और यहाँ पर है एपलेशियन, ये है रॉकी। इस तरफ अमेरिका की परीक्षाओं को पूछा जा सकता है ऐसे कि अमेरिका के किस तट पर, या रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है, किस महाद्वीप के पूर्वी तट पर है, ऐसा ऑप्शन में आएगा। तो आपको देख लेना है, ध्यान रखना है चित्र से, मैप से, कि यहाँ जो है इसके पश्चिमी तट पर है। ये जो है अमेरिका का अलास्का वाला क्षेत्र है। तो ये है रॉकी माउंटेन, और यहाँ है एपलेशियंस, और यह जो है यहाँ है एंडीज पर्वत श्रृंखला, इसे हम लोग देख चुके हैं पहले ही, एंडीज। और अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाए तो इसे कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, बहुत ऊंचा पर्वत नहीं है ये। और इससे पहले हमने देखा कि दक्षिण अमेरिका में कई सारे देश हैं। इस मैप में आप देखें, आपके पास एटलस है, तो उसमें आप अच्छे से देखिए कौन कौन सा देश है, कौन कौन सा देश किससे सटा हुआ है, कर्क रेखा किससे होकर गुजर रही है, मकर रेखा किससे होकर गुजर रही है, विषुवत रेखा किससे होकर गुजर रही है। तो ये चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। समय अधिक लग जाएगा, इसलिए मैं इन सब चीज़ों पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आप देखें खुद से भी। अगला प्रश्न, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। वेल्ड ग्रासलैंड कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है दक्षिण अफ्रीका में। अब जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं क्या, उन्हें कहा जाता है जो समशीतोष्ण घास के मैदान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाएगा, इंटर लेवल के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार दरोगा के लिए, अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखिए ये है प्रेरीज, ये प्रेरीज जो है वो आपको कहाँ पर है? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में है। कुछ हिस्सा जो है इसका वो आएगा आपको कनाडा में, और कुछ हिस्सा आएगा इसका अमेरिका में। यहाँ पे है पंपास, ये अर्जेंटीना में है, और कुछ हिस्सा जो आएगा इसका वो जो अर्जेंटीना है उसके ऊपर वाला जो देश है वो उरुग्वे में आएगा। अब स्टेपीज जो है वो है आपको रूस वाले हिस्से में, और डाउन है नीचे, डाउन से नीचे है ऑस्ट्रेलिया, तो डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है, और अफ्रीका में है वेल्ड है अफ्रीका में। तो यहाँ पे अभी कुछ पिछले वीडियो में मैंने बताया था, किसी वीडियो में, कि यहाँ पर डच आए थे, और डच लोगों ट्रांसवाल इत्यादि यहाँ पर है। तो ये जो क्षेत्र है इसे डच जब आए तो उन्होंने इसका नाम रखा वेल्ट, VLDT, वेल्ट। ये उसका अर्थ होता है मैदान। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्रेरिका तो अमेरिका हो गया, पंपस्टीना तो अर्जेंटीना हो गया, स्टेपिया तो एशिया हो गया, और वेल्ड अफ्रीका तो अफ्रीका हो गया। ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। आप ये जो रेखाएं देख रही हैं ऑरेंज कलर की, ये हैं गर्म जल
गर्म समुद्री धाराएं, गर्म समुद्री धारा है। यह जो है यह है आपको ब्राज़ील धारा, और ये गर्म है। देखिए इसमें गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा याद करना बहुत ही आसान। आप मैप लेंगे, जो भी विषुवत रेखा की तरफ से निकलेगा वह गर्म जलधारा होगा, और जो विषुवत रेखा से निकल के दूर जा रहा हो वो सब गर्म होगा, और जो ठंडे वाले क्षेत्र से, जो आर्कटिक या अंटार्कटिक से निकलेगा वो होगा ठंडा। तो यहाँ पर है आपको ये ब्राज़ील धारा, ये विषुवत रेखा इधर है, तो ये गर्म जल धारा होगी। और यहाँ पर जो है इधर निकलती है हम्बोल्ट, और यह जो आप देख रहे हैं ये मोजाम्बिक जल धारा है। मोजाम्बिक देश है, उसके बगल से मोजाम्बिक जल धारा है। और फिर इधर से बेगुएला निकलती है, एक बेगुएला है, ठंडी है, ऐसे घूमता है, ठंडा गर्म ऐसे चलते रहता है, ऐसे सर्कुलर। यह जो है यह क्या है, यह है दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है। तो आप देख रहे हैं कि इन गर्म जल धाराओं के पास ही जो है वो ये ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, समशीतोष्ण घास का मैदान है। लेकिन सारे नहीं है, स्टेपीज जैसे नहीं है। आगे अब ये ठंडी जलधाराओं को हम लोग देख रहे थे और गर्म जलधाराओं को, तो 2-3 का नाम मैं बता देना चाहता हूँ जो कि परीक्षा में बहुत पूछा जा सकता है। जैसे गल्फ स्ट्रीम है, तो ये देखिए विषुवत रेखा से ऊपर जा रही है तो ये गर्म होगी, और ये घूम गई तो ये कैनरी आइलैंड है। यहाँ पर कैनरी आइलैंड है जिस पर स्पेन का नियंत्रण है। यहाँ पर स्पेन और पुर्तगाल है, पुर्तगाल और स्पेन है। तो यहाँ पर है कैनरी आइलैंड, तो ये कैनरी आइलैंड ये ऊपर से नीचे आ रही है तो ये ठंडी जलधारा होगी। लेब्राडोर है ऊपर से नीचे आ रही है तो ठंडी जलधारा होगी। ग्रीनलैंड ऊपर से नीचे आ रही है, ठंडी जलधारा होगी। ऐसे ब्राज़ील है तो ये गर्म ऊपर से नीचे आ रही है, कहाँ से आ रही है, विषुवत रेखा से नीचे आ रही है, तो ये हो गया, ये गर्म जलधारा होगी। और लेब्राडोर क्या है, ठंडे क्षेत्र से नीचे आ रही है तो ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम गर्म क्षेत्र से निकल रही है तो गर्म। ऐसे यहाँ पे हम्बोल्ट है तो ये ठंडे से जा रही है। पेरू है इधर से जा रही है तो ये ठंडी जलधारा होगी। अग्लुभास ये क्या हो रही है, ये विषुवत रेखा से नीचे निकल रही है तो ये गर्म जलधारा होगी। ये मोजाम्बिक को ही अग्लुभास धारा भी कहते हैं, मोजाम्बिक धारा को ही। क्यूरोसियो और ओयोसियो ये भी दो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यूरोसियो जो है आप देख रहे हैं विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जा रही है तो ये गर्म जलधारा होगी। और ओयासियो यह जो है ठंडे क्षेत्र से नीचे आ रही है, जापान के पास की दोनों जलधारा हैं, तो यह जो है वह होगी ठंडी जलधारा। अब जहाँ पे ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दोनों मिलती हैं वहाँ पे मछलियाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, और ये मछली का उत्पादन का क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न, R21 या मैट्रिक्स एम किस रोग का टीका है, किस रोग का वैक्सीन है, आपको बताना है। मेनिंजाइटिस, मम्प्स, मलेरिया, रेबीज। तो यह है मलेरिया का टीका। अब तक WHO ने मलेरिया के 2 टीकों को मान्यता दी है। एक का नाम है R21 और दूसरे का नाम है RTS या AS01 टीका। इसकी तो मान्यता 2021 में ही दी गई थी RTS की, और R21 की मान्यता अभी मिली है हाल फिलहाल में। WHO ने इसको मान्यता दी और इसका प्रयोग क्या किया जाएगा, इसका प्रयोग अफ्रीका के देशों में किया जाएगा जहाँ पर कि मलेरिया का बहुत प्रकोप है, और इनका प्रयोग बच्चों में मलेरिया को रोकने के लिए किया जाएगा। जी हाँ, किसके लिए किया जाएगा, बच्चों में मलेरिया को रोकने के लिए। और इसका विकास किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जेनर इंस्टीट्यूट है, एडवर्ड जेनर। जी हाँ, अब आपको बताना है कि एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ का टीका का इजाद किया था। और भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट है उन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। WHO के जो मुखिया हैं, अभी प्रमुख हैं, वो हैं टेड्रोस ए घेब्रेयेसस। यह जो R21 टीका होगा और ये RTS टीका, दोनों टीके ये मलेरिया फैलाने वाले प्रोटोजोआ फैल्सीपेरम पर काम करता है। यह मलेरिया का पैरासाइट है जो कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और बहुत ही खतरनाक पैरासाइट है फैल्सीपेरम, ये याद रखेंगे। अब मलेरिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। आमतौर पर एनोफ्लीज की जो महिलाएं होती हैं, मादा एनोफ्लीज, उनके काटने से ही होता है। पुरुष नहीं काटते, वो शाकाहारी होते हैं, ये मांसाहारी हैं। ठीक, तो यही खून पीती हैं, और खून पीते समय क्या करती हैं शरीर में, ये जो है प्लाज्मोडियम ग्रुप की जो कीटाणु होते हैं उन्हें शरीर में छोड़ देती हैं, जैसे फैल्सीफेरम, वाइवैक्स और ओवेले और मलेरी, इन सब को छोड़ देती हैं। और वो क्या करते हैं, वो पहुंच जाते हैं
हमारे लीवर तक, लीवर में ही जाकर खूब विकास करते हैं, खूब वृद्धि करते हैं और फिर क्या करते हैं, वहाँ से फूट के निकलती हैं और पूरा रक्त में फैल जाती है और यहाँ से फिर क्या होता है, इनका उत्पात शुरू होता है। फिर से कोई पिएगा, फिर दूसरे जगह दूसरे को फैलेंगे। इसलिए मलेरिया वाले व्यक्ति के आसपास अगर आप रहेंगे तो आपको मलेरिया का खतरा ज़्यादा होगा। इसीलिए मलेरिया जो था वह एक बहुत बड़ी महामारी है और अगर देखा जाए तो आज तक मनुष्य को सबसे अधिक किसी जीव ने परेशान किया है तो वो मच्छर ही होगा। तो यह लीवर को इन्फेक्ट करता है, शुरू में लीवर में ही बढ़ता है और यह जो टीका होगा वो क्या करता है, लीवर के स्तर पर ही इसके वृद्धि को रोक देता है, वहीं पे से मल्टीप्लाई नहीं होने देता है और फिर इसका खेल खत्म हो जाता है। अब आरबीसी को यह इन्फेक्ट कर देता है और फिर उसके बाद स्प्लीन, किडनी, लीवर सबको नुकसान पहुंचा सकता है। स्प्लीन को तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है क्योंकि वो आरबीसी से कनेक्टेड है, तो आरबीसी के बनने से कनेक्टेड है। तो अब देखते हैं हम लोग कि जो यह मच्छर है वह एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है और इसके रोकथाम के लिए, इसके इलाज के लिए कई सारे उपाय किए गए हैं। तो शुरुआत में क्या होता था कि सिनकोना के पौधे, सिनकोना के पेड़ के छाल से क्विनीन निकाला जाता था। ये परीक्षा में पूछा गया क्विनीन किससे प्राप्त किया जाता था, तो क्विनीन की गोली टिकिया बनाई जाती थी और लोगों को वही खिला दिया जाता था। ये सिनकोना के पेड़ की छाल से निकाला जाता था, 1820 में निकाला गया था। अगला प्रश्न, किस मछली को मच्छर मछली भी कहा जाता है? रोहू, गेम्बूसिया, कैटफिश, श्रिम्प। विच फिश इज आल्सो नोन एज मॉस्किटो फिश, ये बताना है आपको। तो यह है गेम्बूसिया मछली। ये है गेम्बूसिया मछली का मादा है, जो नर है। ये मादा जो होता है वह थोड़ी सी बड़ी होती है। तो यह मूल रूप से उत्तरी अमेरिका के ताजे जल में पाई जाती है। इसका पूरा नाम है गेम्बूसिया एफिनिस। यह मॉस्किटो के क्या करती है, मच्छर के लार्वा को खा जाती है। इसीलिए इसे तालाबों में, गाँव में तालाबों में से उपजाने की कोशिश की जाती है ताकि वो मच्छर को खा जाए। लेकिन एक खतरा भी है कि कई बार क्या होता है कि ये मछली जो है दूसरे जो इंडिजिनस, जो कि यहाँ के मूल प्रजाति की मछलियाँ हैं, उनके लिए खतरा भी बन सकती है। तो जहाँ मन तहाँ नहीं इसे फैलाया जा सकता। हैजा किस सूक्ष्म जीव से होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, कवक, फंगस, प्रोटोजोआ। तो हैजा किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो हैजा होता है, करंट से जुड़ा हुआ है जी। हैजा जो है वह होता है बैक्टीरिया से होता है, एक बैक्टीरियल डिजीज है और विब्रियो कॉलेरी से होता है। यह क्या करता है, आंत को प्रभावित करता है। अब करंट से कैसे जुड़ा हुआ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह बताया है कि विश्व में हैजा के मामले जो है 2021 की तुलना में 2022 में दुगुने मामले दर्ज किए गए हैं जी। तो इसलिए हैजा पे प्रश्न पूछा जा सकता है। अधिकांश जो हैजा होता है वह अफ्रीका और एशिया में ही होता है क्योंकि गंदे पानी से आमतौर पर फैलता है, गंदे भोजन से भी फैल सकता है। तो घरेलू मक्खी फैला देती है इसे। यूरोप में जो केस होते हैं, मामले आते हैं, वो क्या है, अफ्रीका और एशिया के लोग जाते हैं, वही हैजा लेकर चले जाते हैं बस। अब हम लोग कुछ बीमारियों को जान लेते हैं जो कि परीक्षा में पूछा जाता है कि ये किससे होते हैं। तो आप केवल उतना ही याद रखें। कभी मैं जब स्टैटिक पे वीडियो बनाऊंगा तो उसे बताने का प्रयास करूंगा आगे विस्तार में। तो जो आम सर्दी होती है वो होती है विषाणु से, वायरल डिजीज हुआ विषाणु से होने वाली बीमारियाँ, आम सर्दी, खसरा, मम्प्स, मीजल्स, वायरल हेपेटाइटिस भी होता है, डेंगू, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स यानी चेचक, पोलियो, ये सब क्या होते हैं, ये सब वायरस से होते हैं। और जो अब कवक से होने वाली बीमारियां हैं वो है एथलीट्स फुट, जैसे पैर के बीच जो पकवा जैसा लग जाता है वो। बैक्टीरिया से होने वाली, जीवाणु से होने वाली, तो दस्त हो जाना, डिसेंट्री जिसे कहते हैं, प्लेग, डिफ्थीरिया, कोलरा, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया। और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी जैसे एक हमने लोगों ने पढ़ा वो है मलेरिया, एमीबियासिस, एमीबा से होता है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, सीसी नाम की मक्खी भी एक बीमारी फैलाती है। आपको यह भी बताना है कि सीसी नाम की मक्खी कौन सी बीमारी फैलाती है। काला जार,
भी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं। अब हेलमिंथ भी बीमारियां फैलाती हैं, जैसे फाइलेरिया है, वह क्या होता है, वह हेलमिंथ से होने वाली बीमारी है, जहाँ जिसमें क्या होता है, हमारे लिम्फ जो है उनमें सूजन आ जाता है और पैर फूल जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, चैनल को अवश्य अब तक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, लाइक भी करें प्लीज़, और शेयर करें अपने दोस्तों से, और उनसे भी कहें कि आप भी कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा है या कुछ और चाहिए तो वो सब आप बताएं। बाकी सब ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।